नमस्कार दोस्तों। इंडियन पॉलिटी की हमारी इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही क्रूशल चैप्टर पर बात करने वाले हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। अब देखिए, ये चैप्टर ऐसा है कि प्रीलिम्स में तो सवाल आते ही हैं, मेंस के लिए भी ये एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसिबल है। तो चलिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल कंपास को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। सोचिए, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने डीपीएसपीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक नॉवल फीचर कहा था, मतलब एक अनोखी विशेषता। इतना ही नहीं, उन्होंने तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स को मिलाकर संविधान की आत्मा, अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि हम कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप क्या रहेगा? सबसे पहले हम डीपीएसपी का कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम इन प्रिंसिपल्स को क्लासिफाई करेंगे, इसके बाद हम इनके सैंक्शन, यूटिलिटी और क्रिटिसिज्म्स पर बात करेंगे। फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स का कॉन्फ्लिक्ट, और आखिर में हम देखेंगे कि इन्हें असल में इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं क्या? ये डायरेक्शंस हैं किसके लिए और क्यों दिए गए हैं? देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी वो आइडियल्स हैं, वो आदर्श हैं जिन्हें स्टेट यानी सरकार को नीतियां बनाते वक्त और कानून लागू करते वक्त अपने ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारे संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल्स 36 से 51 तक दिए गए हैं। आप इन्हें स्टेट के लिए एक मॉरल कंपस या नैतिक दिशा निर्देश भी कह सकते हैं। अच्छा, तो ये आइडिया आया कहाँ से? इसकी जड़ें हमें मिलती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। उसमें एक चीज़ थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हमारे संविधान बनाने वालों ने इसी कॉन्सेप्ट को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। और मज़े की बात यह है कि आयरलैंड ने भी इसे स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया था। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने खुद इस कनेक्शन को समझाया था। उन्होंने कहा कि डीएसपी और कुछ नहीं बल्कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का ही एक नया रूप है। बस फर्क इतना है, वो इंस्ट्रक्शंस ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल और गवर्नर्स के लिए थे, और ये डीएसपी आज के मॉडर्न इंडिया के लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लिए हैं। और ये सिर्फ रिकमेंडेशंस नहीं हैं, बल्कि ये एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट है। ऑलराइट, अब आते हैं हमारे प्रीलिम्स बूस्टर पर। ये फैक्ट्स आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यूज बनते हैं। तो पार्ट कौन सा? पार्ट 4, आर्टिकल्स 36 से 51। कहाँ से बोरो किया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। अब सबसे क्रूशल पॉइंट, इनका नेचर क्या है? ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब अगर सरकार इन्हें लागू ना करे तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन आर्टिकल 37 कहता है कि ये देश के गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल हैं, और इनका अल्टीमेट पर्पस क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है। ये क्लासिफिकेशन हमने इनके कंटेंट और डायरेक्शन के आधार पर अपनी सहूलियत के लिए किया है। तो ब्रॉडली हम इन्हें 3 पिलर्स या 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करते हैं। दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल्स, जो गांधी जी की विचारधारा पर आधारित हैं। और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो इनका मेन एम है एक वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आर्टिकल 38 इसी की बात करता है। वो कहता है कि स्टेट लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करेगा। कैसे? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस सिक्योर करके। और हाँ, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने इसमें एक और क्लॉज जोड़ा, जो स्टेट को इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज में इनइक्वालिटीज को कम करने का निर्देश देता है। प्रीलिम्स के लिए ये स्लाइड सुपर इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में सवाल आ जाता है। देखिए, 42nd अमेंडमेंट, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसने 4 नए डीपीएसपीज जोड़े, आर्टिकल 39F, 39A, 43A और 48A। फिर 44th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 38(2) जोड़ा। 86th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर बदल दिया, और 97th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 43B, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा है, उसे ऐड किया। ये लिस्ट आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो अब डीपीएसपी के एनालिटिकल पार्ट पर आते हैं। सवाल ये है कि अगर ये नॉन जस्टिसेबल हैं तो फिर इनकी पावर क्या है, इनकी यूटिलिटी क्या है? और क्रिटिक्स ने इन्हें पायस सुपरफ्लूइडीज यानी सिर्फ दिखावे की पवित्र बातें क्यों कहा है? चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, इनके पीछे लीगल सैंक्शन तो नहीं है।
लेकिन जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर BN राव ने कहा था, इनके पीछे सैंक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन है, मतलब जनता की शक्ति। अ गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी इज अल्टीमेटली आंसरेबल टू द पीपल। अगर कोई सरकार इन प्रिंसिपल्स को इग्नोर करती है तो उसे अगले इलेक्शंस में वोटर्स को जवाब देना होगा। तो रियल सैंक्शन लीगल नहीं बल्कि पॉलिटिकल और मॉरल है। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म्स की। पहला और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि इनकी कोई लीगल फोर्स नहीं है। इसी वजह से इन्हें पायस सुपरफ्लुइटीज या न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस तक कहा गया, जिन्हें बनाया तो जाता है पर निभाया नहीं जाता। दूसरा क्रिटिसिज्म है कि ये इलॉजिकली अरेंज्ड हैं, मतलब कोई कंसिस्टेंट फिलॉसफी नहीं दिखती। तीसरा, कुछ क्रिटिक्स इन्हें कंजर्वेटिव मानते हैं, जो 19th सेंचुरी इंग्लिश फेबियन सोशलिज्म पर बेस्ड है। और चौथा, ये सेंटर स्टेट या प्रेसिडेंट PM के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह भी बन सकते हैं। अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिबेटेड सेक्शन पर, DSPV वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल टग ऑफ वॉर है। मेंस एग्जाम का ये फेवरेट टॉपिक है, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। इस कॉन्फ्लिक्ट की पूरी एक जर्नी है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम अपने वर्डिक्ट से शेप किया है। शुरुआत हुई 1951 के चंपकम डोराईजान केस से, जहां कोर्ट ने कहा कि DPSPs को फंडामेंटल राइट्स के सबऑर्डिनेट रहना होगा। फिर 1967 में गोलकनाथ केस में कोर्ट ने और सख्ती दिखाई और कहा कि पार्लियामेंट DPSPs को इम्प्लीमेंट करने के लिए FRs को अमेंड नहीं कर सकती। फिर आया लैंडमार्क केसवानंदा भारती केस 1973 में, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया। इसके बाद 42nd अमेंडमेंट ने DPSP को कुछ FRs 1931 पर सुप्रीमेसी दे दी। लेकिन 1980 के मिनोवा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्सटेंशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और एक गोल्डन रूल सेट किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच बैलेंस की नींव पर खड़ा है। ये टेबल इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्रिस्टल क्लियर कर देता है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव हैं, वो स्टेट को कुछ करने से रोकते हैं। वहीं DSPs पॉजिटिव हैं, वो स्टेट को कुछ करने के लिए कहते हैं। FRs जस्टिशेबल हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं। DSPs नॉन जस्टिशेबल हैं। FRs का गोल है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जबकि DSP का गोल है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। FRs के पीछे लीगल सैंक्शन है, DSP के पीछे पॉलिटिकल एंड मॉरल सैंक्शन। और आखिर में FRs सेल्फ इम्प्लीमेंटेड हैं, जबकि DSP को लागू करने के लिए लेजिस्लेशन यानी कानून बनाना पड़ता है। तो फाइनल पोजीशन क्या है आज? प्रेजेंट पोजीशन ये है कि फंडामेंटल राइट्स और DSPs के बीच हार्मनी एंड बैलेंस हमारे संविधान का एक बेसिक फीचर है। FRs हैव सुप्रीमेसी ओवर DSPs, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि DSPs को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट FRs को अमेंड कर सकती है, बस शर्त यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर अफेक्ट ना हो। दोनों को एक दूसरे के साथ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में पढ़ा जाना चाहिए। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई। अब देखते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को एक्शन में कैसे लाया गया। 1950 से अब तक गवर्नमेंट्स ने इन डायरेक्टिव्स को पॉलिसीज में बदलने के लिए क्या-क्या किया है। आप देखिए कितने ही बड़े स्टेप्स लिए गए हैं। प्लानिंग कमीशन का बनना, जो अब नीति आयोग है, वर्कर्स के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लाना, बैंक्स का नेशनलाइजेशन और प्रिवी पर्सेस को अबॉलिश करना ताकि वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन रुके, फ्री लीगल एड के लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, और हाँ, आर्टिकल 40 को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 टियर पंचायती राज सिस्टम जो 73rd अमेंडमेंट से आया। SCs, STs और वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशंस भी इसी डायरेक्शन में कदम है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है। क्या आप जानते हैं कि वेलफेयर से जुड़े डायरेक्टिव्स सिर्फ पार्ट 4 में ही नहीं हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में और भी जगह डायरेक्टिव्स हैं, जैसे आर्टिकल 335 जो सर्विसेज में SCs, STs की क्लेम्स की बात करता है, या आर्टिकल 350A जो मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन देने का निर्देश देता है। और हाँ, पार्ट 4 के DSP की तरह ये भी नॉन जस्टिशिएबल हैं। तो चलिए जाने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कोर टेकअवेज। DPSP क्या है? स्टेट के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स। कहाँ है? पार्ट 4 आर्टिकल्स 3651। नेचर क्या है? नॉन जस्टिशिएबल बट फंडामेंटल। गोल क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और FR वर्सेस DPSP का फाइनल वर्डिक्ट, हार्मनी एंड बैलेंस इज द बेसिक फीचर। बस इतना याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। और अब आपके लिए एक UPSC मेंस चैलेंज। सवाल स्क्रीन पर है। इस स्टेटमेंट को आपको लैंडमार्क जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करना है, जो हमने आज डिस्कस किया। चंपकम दोराईराजन, गोलकनाथ, केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स केसेस। उनकी मदद से इस सवाल का एक सॉलिड आंसर फ्रेम करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। धन्यवाद।